प्रजासत्ताक के 75 साल अभी हो गए। इस 75 वर्ष में 43वीं जो संविधान दुरुस्ती थी, घटना दुरुस्ती जो रही, उसमें समाजवाद शब्द अपने संविधान के प्रेम्बल में जुड़ गया। इस समाजवाद शब्द को लेकर संघ भाजपा की सरकार को बहुत पैमाने पर आक्षेप भी है। क्यों है, क्या वजह है, इसको जानते हुए भी समाजवाद संविधान में रहता है तो क्या परिणाम रहेंगे, अगर निकलता है तो क्या दुष्परिणाम रहेंगे, इन सारे पहलुओं पे हमारे मान्यवर अतिथि द पीपल्स करंट में आज हमारे साथ मौजूद है माननीय डॉक्टर राम पुनियानी सर। 76वां प्रजासत्ताक दिन है और इस 76वें प्रजासत्ताक दिन के संदर्भ में संविधान को लेकर जो समाजवाद नाम की संकल्पना है, वो संविधान के जो निर्माता है, संविधान सभा जो है, उसके तहत न आते हुए वो 43वें संविधान दुरुस्ती के समय वो आई। लेकिन आज उस शब्द को लेकर काफी विवाद उठता है। क्या समाजवाद शब्द जिस वक्त संविधान में लाया गया तो क्या उसकी नींव में क्या वजह रही होंगी समाजवाद शब्द को संविधान में सम्मिलित किया गया? जी चंद्रकांत जी, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात निश्चित है कि समाजवाद शब्द जो लाया गया उसके पीछे कुछ कारण होंगे। वैसे आप देखिए तो हमारी संविधान की पूरी रूपरेखा ये समाजवाद की तरफ इंगित करती है, उसकी तरफ इशारा करती है। और उसको स्पष्ट रूप में जब शुरू में हमारा प्रीएम्बल बना, संविधान बना, उसका प्रस्ताविका बना, उस समय समाजवाद शब्द उसमें नहीं था। मुख्य बात ये थी कि ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि समाजवाद तो है ही, ये तो जैसे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं उसमें आ जाता है। और समाजवाद जो हमने आखिर में कहा है, गरीबी अमीरी का भेद कम करेंगे और इस प्रकार से हम समाज को चलाएंगे कि सभी व्यक्तियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले। तो इस हिसाब से शुरुआत में लगा कि इस शब्द को अलग से रखने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे संविधान की जो पूरी रूपरेखा है उसका एक अंडर करंट है, उसका एक आधार है जिसके आधार पे हमारा संविधान बना है। अब हुआ क्या, 1976 के आते आते समाज में और खास तौर से दुनिया में जो परिवर्तन हुए और उसमें जो आर्थिक विषमता बढ़ने की के संकेत मिल रहे थे। आर्थिक विषमता, हमारी नीतियाँ तो काफ़ी एक अलग प्रकार की थी, पब्लिक सेक्टर था और दलित लोग सामने आ रहे थे, महिलाओं को भी जगह मिल रही थी। पर फिर भी ऐसा उस समय लगा कि जो अमेरिकन लॉबी है उसका प्रभाव एक प्रकार से बढ़ रहा है। उस समय आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद से जो पूरा आंदोलन चला उसमें कई लोग थे और कई लोग ऐसे थे जो पुराने समाजवादी, जयप्रकाश नारायण तो उसमें सबसे सामने थे। पर इस पूरे आंदोलन के पीछे एक संगठन का भी हाथ था जो पूरी तौर से मनुस्मृति के मूल्यों को मानता था, यानी कि आरएसएस। तो आरएसएस के बढ़ने के कारण ऐसा लगा कि हमारे समाज की जो विषमता है वो बढ़ जाएगी और ये विषमता को जनता महसूस कर रही थी और इंदिरा गांधी जो उस समय शासन कर रही थी वो भी महसूस कर रही थी कि उनके पिता खास तौर से जवाहरलाल नेहरू तो एक बड़े पक्के समाजवादी थे, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी थे, इवन जयप्रकाश नारायण शुरू में और लोहिया वो भी समाजवादी थे। पर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ में समस्या क्या थी कि वो धूर कांग्रेस विरोधी हो गए। कांग्रेस के इतने विरोधी हो गए कि जयप्रकाश जी ने तो कह दिया कि अगर आरएसएस फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। तो वहां से लगा कि भाई इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हमारे समाज में बढ़ी तो हमारे समाज में जो समता का आधार है, बराबरी, अब बराबरी में आर्थिक बराबरी भी आती है और आप आर्थिक बराबरी अपनी प्रस्ताविका में रखते हैं और समाज में जो नीतियाँ चल रही हैं पूरा उसके विरोध में चल रही हैं, इसलिए उसको रेखांकित करने के लिए ये सब समाजवाद को लाया गया संशोधन के लिए। इस संदर्भ में एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि जैसे आप जानते हो कि इंदिरा गांधी जी का नाम भी लिया आपने, तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने इस देश में जो पब्लिक जो बैंक सेवाएं है उसका सार्वजनिकरण किया और उसी के आधार पर चलते इस देश में रिजर्वेशन जो पॉलिसी रही, खासतौर पे नौकरी को
नौकरियों के संदर्भ में उसका भी अमल हुआ। जी। इस संदर्भ में क्या तत्कालीन जो राजनेता थे 69 से लेकर 76 आते आते क्या वो इस देश के जैसे आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका का एक प्रभाव बढ़ रहा था, तो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का प्रभाव बढ़ रहा था, तो इसका डर पैदा हुआ उस तत्कालीन सरकार में, और उन्होंने ये चाहा कि इस देश के निचले तबके का अगर जन कल्याण करना हो तो समाजवाद शब्द लाना जरूरी है। क्या यह सोच भी इसके पीछे तत्कालीन सत्ताधारियों की रही होगी? मैं तो कहूँगा कि यही सोच सत्ताधारियों की थी कि जो अभी समाज में प्रवृत्तियाँ ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं, क्योंकि अभी तक तो आरएसएस वाले एक फ्रीज़र में पड़े थे, रेफ्रिजरेटर में पड़े थे, काम तो कर रहे थे, पर उनका जो सामाजिक प्रभाव था, वो इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी बनी और जब जयप्रकाश जी ने उनको अपने साथ लिया, तो उसके बाद उनका प्रभाव बढ़ना चालू हो गया। और ये लोग तो मुख्य तौर से समाजवाद के बिल्कुल विरोध थे, बराबरी के बिल्कुल विरोध थे। मुझे एक याद आता है कि भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी, 1900 मेरे ख्याल से 56 या 57 के चुनावों का मैंने एक पोस्टर देखा था कि सहकारी खेती को समाप्त करने के लिए जनसंघ को वोट दो। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर चालू हो रहा था एग्रीकल्चर में, वो एक तरीका था कि सामंतवादी व्यवस्था को बंद करके एक सहकारी रूप से गरीब किसान, मध्यम किसान ये सामने आए और समाज में प्रगति हो। तो जनसंघ का तो नारा शुरू से था कि पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए। आप देखिए जब जनसंघ बना 1952 में, तो उनका मुख्य आधार यही था कि यहाँ जो समाजवाद की कल्पना, क्योंकि कल्पना के रूप में नेहरू की ये कल्पना बहुत मजबूत थी। उस समय तो शुरू में तो जयप्रकाश की भी कल्पना मजबूत थी, पर बाद में खैर उनका जो मैंने कारण बताया इमरजेंसी के बाद वो काफ़ी बदल गए। तो ये जो कल्पना थी, इसका विरोध करने का जनसंघ ने शुरुआत से ही अपनी बात रखी थी। ये और कुछ दक्षिणपंथी मीनू मसानी जैसे उन लोगों ने भी कहा कि पब्लिक सेक्टर वगैरह हमारे समाज के लिए गलत है। तो वो पर फिर भी जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, जो कांग्रेस के उस समय के मूल्य थे, वो मजबूती से चल रहे थे। इसलिए किसी को डर नहीं लगा कि ये लोग रियल में पावर में आएँगे। क्योंकि जनसंघ का आपको पता है, शुरू में जब आई 3% वोट, 4% वोट, फिर धीरे-धीरे वो जैसे सांप्रदायिकता उसने बढ़ाई, तो उनके वोट का परसेंटेज भी बढ़ने लग गया। इमरजेंसी के बाद उसको एक प्रकार से इज़्ज़त मिल गई। इमरजेंसी के पहले आरएसएस को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं थी और गांधी के हत्यारे के रूप में इस संगठन को देखा जाता था। अब क्या देखा जाने लग गया कि भई ये गांधी का हत्यारा था, पर देखिए जयप्रकाश नारायण जो इतने बड़े समाजवादी हैं, इन्होंने इनको अपने साथ लिया, तो उसकी थोड़ी-सी इज़्ज़त आना शुरू हो गई। और ये एक डर था, जो समाज में समता लाना चाहते थे, जिनके मन में ये बात थी, जनता का एक हिस्सा और इंदिरा गांधी खास तौर से, तो उन्होंने फिर ये शब्द को संविधान में प्रस्तावित किया। बिल्कुल। इस संदर्भ में एक दो सवालों को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, और वो सवाल थोड़े राजनीतिक मिसाल के हैं। जो आपने जिक्र किया कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जो सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे, लेकिन राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक धारणाओं पर टिका हुआ है कि पिछड़ा पावे सौ में साथ। और दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण का अगर हम समाजवाद देखते हैं, वो केवल राजनीतिक बदलाव का समाजवाद है। और जहां आपने जिक्र भी किया 76 का इमरजेंसी का, उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संघ को भी अपने नए राजनीतिक पड़ाव में एक प्रवेश दिया। ये एक बात। और दूसरी बात कि जब भी इस बात समाजवाद या इन विषयों को लेकर जब भी बात चली या सत्ता परिवर्तन की रही, तो इमरजेंसी के बाद तुरंत मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने सिर्फ और समाजवाद के बजाय कैपिटलिस्ट सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहा। और आप आज के दौर में भी उसी स्टेट से, गुजरात स्टेट के ही पंतप्रधान है और सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा है। तो ये दोनों चीजों को आज प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर आप कैसे देख रहे हो? देखिए ये हमारे समाज के काफ़ी पीछे हाथ, यानी हम पीछे की तरफ चले गए और जो समाजवाद के मूल्यों के आधार पे पब्लिक सेक्टर बना, वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि 1991 के बाद थोड़ा ये समाजवाद की कल्पना में कमज़ोरी आई, पब्लिक सेक्टर को इतना महत्व नहीं दिया जाने लग गया
आजकल तो उसको एक कौड़ियों के दाम पर प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो ये जो पहले जयप्रकाश नारायण का आरएसएस को साथ में लेना और दूसरी तरफ फिर बाद में ये मूल्यों के आधार पे इसको सामने लाना, ये हमारे समाज के लिए बहुत पीछे हट थी। और जैसे आपने कहा मोरारजी देसाई तो माने हुए व्यक्ति थे जो दक्षिणपंथी थे, जो प्राइवेट कैपिटल को सपोर्ट करते थे। और बाद में मोदी जी तो बिल्कुल पूरा प्राइवेट कैपिटल के हाथ में ही खेल रहे हैं। उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर ये हमारी जो अभी समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। आर्थिक विषमता बढ़ने के पीछे मुख्य कारण यही है कि हमने जो कल्पना की थी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से और इस प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक तरफ रिजर्वेशन मजबूत होगा, दलित मजबूत होंगे, औरतों को जगह मिलेगी, आदिवासियों को जगह मिलेगी। ये कल्पना थोड़ी-सी पीछे होने लग गई और वो अभी मोदी के रूप में तो एकदम खुले रूप में सामने आ रही है कि जहाँ कुछ पूंजीपतियों को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है उनके हाथ में और कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है। तो ये इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा समाज जैसे आज़ादी के आंदोलन के साथ-साथ संविधान के साथ में, देश के बंधुता के साथ में 2 कदम आगे चला। अभी पिछले 30-35 साल में 1 कदम पीछे आने का उसका प्रयत्न है और ये प्रयत्न समाजवाद को तोड़कर पूंजीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और उसके हर एक रूप को ज़्यादा बढ़ावा देना, ये उसके पीछे की राजनीति है। संविधान में, हाँ, जो समाजवाद संकल्पना या शब्द है, इसको लेकर इन्हें उस समाजवाद शब्द को या संकल्पना को हटाना चाहिए। इस बात पर दक्षिणपंथी जिन्हें हम कहते हैं, वो क्यों आज के दौर में जोर दे रहे हैं, या संघ भाजपा ही कह लीजिएगा, तो वो क्यों इस बात पर जोर दे रहे? अगर वो समाजवाद, अगर निचले तबके का आर्थिक कल्याण करने की अगर संकल्पना है, तो उसको एक राजनीतिक विरोध ही जताया जा रहा है, या इसके पीछे सामाजिक विरोध की भी धारणा है? जी देखिए, ये जो पूरा दक्षिणपंथी राजनीति आज है, अब दक्षिणपंथी में भी 2 प्रवाह होते हैं। एक प्रवाह होता है जो केवल आर्थिक मुद्दों के आधार पे चलता है और दूसरा दक्षिणपंथ जो भारत में है, उसमें धर्म का बड़ा प्रादुर्भाव है। उसमें जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना उसके साथ मोटे तौर से मिली हुई है। तो इसीलिए ये जो दक्षिणपंथ अपने यहाँ का भारत का है, जिसमें आरएसएस, बीजेपी मुख्य रूप से है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एक बराबरी का समाज हो। जाति के आधार पे गैर बराबरी, लिंग के आधार पे गैर बराबरी और फिर आर्थिक आधार पे गैर बराबरी, ये उसके साथ चलते हैं। आप देखिए शुरू से ही कहीं भी जहाँ भी इस प्रकार की राजनीति आती है, समाज के चंद लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अभी अमेरिका में कल ही मैंने पढ़ा कि अमेरिका के 3 पूंजीपति हैं जो देश की 60% संपत्ति को नियंत्रण करते हैं और ऐसे ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ देश का 1% जो ऊंचा वर्ग है वो देश की 60% संपत्ति को कंट्रोल करता है। तो ये इनकी राजनीति का एक पहलू है कि यहाँ एक तरफ सांप्रदायिकता बढ़ती है, सांप्रदायिकता के साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ती है, जाति की विषमता भी बढ़ती है और अल्पसंख्यकों को तो एकदम दुय्यम दर्जे का नागरिक या उनको नागरिकता से वंचित करने की कोशिशें चलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर हम देखते हैं राजनीतिक मंच पर, अगर हम देखते हैं जो सत्ता में है, चाहे वो संघ भाजपा के लोग हो, और जो विपक्ष में है, चाहे वो इंडिया आघाड़ी कर लीजिएगा या फिर इन दोनों आघाड़ियों से हटके जो भी राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल आज संविधान मजबूती की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर संविधान मजबूती की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने जिक्र किया शुरू में कि अभी जो संविधान को लेकर कुछ तनाव बना हुआ है, अभी संविधान अभी अच्छी तौर तरीके से सुरक्षित हो चुका है, क्या आपका निरीक्षण क्या कहता है? देखिए संविधान जहाँ तक थ्योरेटिकली है, बातों के लिए तो पूरा मजबूत है और जहाँ तक उसका लागू करना है, उसमें वो काफ़ी उसमें गैप्स हैं, उसमें काफ़ी छेद हैं, जिसके कारण अगर आप देखें क्योंकि अगर संविधान पूरे से लागू किया जाए, तो उसका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करना, यहाँ की बंधुता को प्रोत्साहन देना। अभी आप देखिए वास्तविक रूप में देश में बंधुता को कितना कमज़ोर किया जा रहा है। एक जानबूझकर एक
कैंपेन चलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एक प्रकार से दलितों के खिलाफ छुपे रूप से, और औरतों को दुय्यम दर्जा देने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, संविधान को एक प्रकार से लिप सर्विस जिसको कहते हैं, लिप सर्विस में तो मानना है कि भई संविधान के बारे में अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, तो चुनावी मैदान में हम पीछे चले जाएँगे। क्योंकि आज दलितों की प्रतिबद्धता जो संविधान के लिए है, वो एक तो खुद की बेहतरी के लिए है, और दूसरा एक इमोशनल भी उनका जुड़ाव है। तो दलितों के लिए तो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, दोनों तौर से संविधान के प्रति एक गहरा लगाव है। पर ये लोग इसीलिए संविधान के खिलाफ कुछ बात नहीं करेंगे, जबकि जो भी कुछ करेंगे, वो पूरा संविधान के मूल्यों के खिलाफ होगा, धीरे, और वो उसको बोलेंगे नहीं, उसका डंका नहीं पीटेंगे कि हम इसको नहीं चाहते। बट अभी देखिए आपने संविधान के सिर पे भी रखते हैं आदर, कि भई हम आदर कर रहे हैं। पर अंदर से वो है ना कि भई हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, वो मामला आज की सरकार में चल रहा बिल्कुल। समाजवाद शब्द को लेकर आज जिस तरह से एक विवाद सत्ताधारी पक्ष ने बना के रखा है, यदि समाजवाद शब्द को अगर संविधान से निकाल देते हैं या वो संविधान में यूं बना रहता है, तो ये दोनों भी परिस्थितियों में क्या भारत को या देश में क्या उसका महत्व क्या रहेगा और क्या परिणाम रहेंगे? है। देखिए, एक तो ऐसा है कि अगर इसको संविधान से निकाल दिया, तो उनके लिए गैर बराबरी का समाज बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये उसमें रहा, तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं एक समतावादी समाज के लिए, उनको एक आश्रय मिल जाएगा, उनको एक आधार मिल जाएगा, जिसके आधार पे वो अपने आंदोलनों को ज़्यादा मजबूती से चला सकते हैं। तो सवाल ये है कि जहाँ तक हमारे सामाजिक आंदोलन है, उनको तो वो तो इसको लेके चल ही रहे हैं, और ये भी हर समय जब अपने आंदोलन को उनको जस्टिफाई करना पड़ता है, बोलना पड़ता है ये सही क्यों है, तो फिर उनको संविधान का सहारा लेना पड़ता है, वो उसका काम आसान हो जाता है। अगर वो शब्द नहीं रहा, तो ये जो गैर समतावादी राजनीतियाँ हैं, उनको ज़्यादा प्रश्रय मिल जाएगा, वो ज़्यादा मजबूती से समाज में अपनी नीतियों को लागू करेंगे। वो कहेंगे, भई समाजवाद क्या बोलते हो आप? ये कहाँ है हमारे समाज में? अब वो ये थोड़ी बोलेंगे कि इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो समता की बात करते हैं, वो इसके बारे में बात नहीं करने वाले। मैं तो कहता हूँ पहला हमारा जो प्रीएम्बल का पहला शब्द ही है समता, उसमें भी एक समाजवाद आ जाता है। अब देखिए समता का मतलब क्या है? बाबा साहब ने कहा सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं है, एक सामाजिक डेमोक्रेसी भी चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र भी चाहिए, आर्थिक बराबरी भी चाहिए। तो वो तो वैसे तो उसमें है, पर समाजवाद बोलने के कारण एकदम आसान हो जाता है कि हाँ, इस प्रकार के समाज की कल्पना हमारी है। लेकिन सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब जी, संविधान ये राजनीति का अब एजेंडा बन चुका है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों ही संविधान की सुरक्षा को लेकर अपने एजेंडे चला रहे हैं। जी। ऐसे वक्त में क्या संविधान से समाजवाद इस संकल्पना को निकालना क्या सहज होगा या इसके लिए मुश्किलें रहेगी? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे आंदोलन और जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस टाइप जो विपक्ष है, अभी पूरा तो नहीं बना, उसमें भी काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं। अगर ये मज़बूती से खड़े रहे, तो इस शब्द को निकालना आसान नहीं है। क्योंकि इस बार वो कह रहे थे 400 पार का नारा, ताकि हम संविधान में जो चाहे परिवर्तन ला सकें। तो जब तक चुनावी मैदान में इनको वो 400 के 2/3 के ऊपर नहीं मिलता, तब तक तो मिलना आसान नहीं है। और दूसरा, अगर जन आंदोलन हमारे मजबूत रहे, जन आंदोलन मजबूती से अपने अपने अधिकारों की मांग करते रहे, तो भी इस शब्द को निकालना आसान नहीं है। थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा हुआ, जब समाजवाद शब्द को संविधान में लाया गया, उस वक्त की सत्ता की सोच क्या, और अभी समाजवाद शब्द को सत्ता का विरोध, ये दोनों में क्या आप ये अंतर पाते हैं कि इस देश के सत्ताधारी जात वर्ग ही दोनों खेमे में बटे हुए हैं और इसको बचाना और मिटाना ये सत्ताधारी पक्ष या सत्ताधारी जात वर्ग पे ही वो जिसको हम कहे कि उनके ऊपर ही निर्भर है, क्या ये देश की जनता पे निर्भर करता है? क्या आप इस संदर्भ में कहो? देखिए, मैं इसमें कहूँगा कि सत्ताधारी
वर्ग का भी चरित्र बटा हुआ है। एक प्रकार का मिडिल क्लास है जो समाजवाद के मूल्यों को का विरोध नहीं करेगा। दूसरे प्रकार का भी जो नया मिडिल क्लास आ रहा है, नया पूंजीपति वर्ग आ रहा है, वो समाजवाद के पूरी तौर से विरोध में खड़ा होगा। तो सत्ताधारी वर्ग को भी हम एक तरीके से नहीं देख सकते, उसके चरित्र में भी बदलाव आता है। और खास तौर से 1980 के दशक के बाद में जो परिवर्तन हुए आर्थिक रूप से, और जो जिस प्रकार के राम मंदिर का आंदोलन हुआ, उसके बाद ये इनके चरित्र में भी एक प्रकार का फर्क आया है। तो जो सत्ताधारी वर्ग हम 1976 में देख रहे थे, 70 के दशक में देख रहे थे, वो एक अलग प्रकार का था जिसमें समाजवाद की जगह थी। और अभी जिस प्रकार का सत्ताधारी वर्ग ऊपर आ रहा है, वो नहीं चाहेगा कि समाजवाद की तरफ किसी भी दिशा में किसी भी तरह से जाया जाए। तो अभी का सत्ताधारी वर्ग थोड़ा अलग है और इसको समाजवाद से पूरा पूरा विरोध है। सर, एक आखिरी सवाल मैं इस संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि अभी अ, संविधान का आज 76वां एक प्रजासत्ताक जो दिन है, जी। तो 75 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में आज संविधान की स्थिति का आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, मैं इसको 2 प्रकार से देखता हूँ। एक प्रकार से तो ऐसा है कि जो पहले एक निराशा थी कि संविधान के मूल्यों को लागू नहीं किया जा रहा, और एक जो दक्षिणपंथी खेमा है, वो लगातार अपने आप को मजबूती की तरफ जाते हुए देख रहा था। फिर मेरे लिए ये बात बहुत महत्व रखती है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद लोगों के जो आशा, आकांक्षा, उम्मीद है, उसमें एक परिवर्तन आया है। पहले एक हेल्पलेसनेस था कि भई हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो इनकी सत्ता आबाद हो गई। पर ये दोनों यात्राओं के बाद एक थोड़ा देश के माहौल में फ़र्क आया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा-सा दिखा। पर बाद में खैर निराशा का दौर भी आया जब महाराष्ट्र के चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए। तो मैं देखता हूँ कि आज पर एक बात हुई है कि देश के ज़्यादातर लोगों में संविधान के मूल्यों के प्रति आस्था, विश्वास और उम्मीद ये पहले से ज़्यादा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभियान चालू हो रहे हैं, जो संविधान के मूल्यों का मतलब क्या है? केवल संविधान को सिर से लगाने से कुछ नहीं होता। संविधान के मूल्यों का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स सामने आ रहे हैं, जो इस चीज़ को ले रहे हैं। मैं पिछले 1-2 हफ्ते से इनसे में से कइयों से मिल रहा हूँ, कइयों से बात कर रहा हूँ। और वो इस प्रकार की अभियान, इस प्रकार का जागृति अभियान समाज के अलग-अलग तबकों में ले जाकर संविधान के असली मूल्यों को लोगों में प्रस्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रजासत्ताक दिन के 75 साल पूरे हुए और 76वां प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं। ऐसे में समाजवादी संकल्पना को लेकर आपने जिस तौर पे एक सटीक विचार द पीपल्स करंट के मंच पर रखे, और आपके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने ये समय निकाला और लोगों को इस मंच के जरिए इस विचारों से अवगत कराया, निश्चित तौर पे हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हमारी इस नए चैनल के लिए आपकी शुभकामनाएं भी चाहते हैं। धन्यवाद सर। आपके चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।